नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 16वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है घर का वातावरण। बचपन में मेरे लिए एक खास सुविधा की बात यही थी कि हमारे घर में दिन रात साहित्य की हवा बहती रहती थी। मुझे खूब याद है, जब मैं बिल्कुल बच्चा ही था, किसी दिन शाम को बरामदे की रेलिंग थामे चुपचाप खड़ा रहता, देखता सामने बैठक वाले मकान में बत्तियां जल रही हैं, आदमी आ जा रहे हैं, दरवाजे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर लग रही हैं। क्या हो रहा है यह मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाता था। सिर्फ अंधेरे में खड़ा खड़ा रोशनी की ओर देखा करता था। बीच में रुकावट वैसे ज्यादा नहीं थी, फिर भी बच्चों की मेरी दुनिया के लिए वह बहुत दूर की रोशनी थी। मेरे चचेरे भाई गणेंद्र दादा अवनींद्र नाथ के बड़े ताऊ राम नारायण तर्करत्न से नया नाटक लिखवाकर घर पर उसका रिहर्सल करवा रहे थे। साहित्य और ललित कला से उनके लगाव की कोई सीमा नहीं थी। बंगाल के आधुनिक युग को जैसे वह सब तरफ से प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे। पहनावे ओढ़ावे में, कविता और गीत में, चित्र और नाटक में, धर्म और देश प्रेम में, सभी विषयों में उनके मन में सभी तरफ से भरा पूरा स्वदेशीपन का आदर्श जाग रहा था। दुनिया के सारे देशों के इतिहास से गणेन दादा का अद्वितीय लगाव था। वे बहुत से इतिहास बंगला में लिखना शुरू करके अधूरे छोड़ गए हैं। उनके लिखे हुए विक्रमोर्वशी नाटक का एक अनुवाद बहुत दिन हुए 1868 में छपा था। उनके रचे हुए ब्रह्म संगीत अब भी धार्मिक गीतों में अच्छी जगह बनाए हुए हैं। इसके अलावा उस जमाने में बंगाल में देश प्रेम के गीत और कविताओं की पहली शुरुआत वे ही लोग कर गए थे। वह आज न जाने कितने दिन की बात है जब गणेन दादा का रचा हुआ गीत भारत का यश गाऊं कैसे हिंदू मेला में गाया जाता था। जवानी में जब उनका देहांत हुआ तब मेरी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन उनकी उस सुंदर गंभीर विशाल गोरी देह को एक बार देखने के बाद कोई उसे भूल नहीं सकता था। उनका एक बड़ा भारी असर था, वह था सामाजिक असर। वे अपने चारों तरफ के लोगों को खींच सकते थे, बांध सकते थे। उनकी कशिश से दुनिया का कुछ भी जैसे टूट फूट कर प्रकट नहीं हो सकता था। हमारे देश की ये खूबी है कि एक न एक ऐसे आदमी देखने में आते हैं जो चरित्र की एक खास ताकत के असर से सारे परिवार या गांव के मन में एकाएक ही अपनी जगह बना लेते हैं। ये ही यदि ऐसे देश में जन्म लेते जहां देश के बारे में, व्यापार व्यवसाय में और बहुत तरह के सार्वजनिक कामों में हमेशा ही बड़े बड़े दल बनते रहते हैं, तो सहज ही वे नेता हो सकते थे। बहुत से आदमियों को मिलाकर एक प्रतिष्ठान बना डालना एक खास तरह की प्रतिभा का काम है। हमारे देश में ऐसी प्रतिभा बिना नाम धाम कमाए चुपचाप केवल अपना काम करके मिट जाती है। मेरा ख्याल है इस तरह ताकत बेकार ही काफी खर्च होती है। यह मानो तारों के लोक से एक तारा तोड़कर उससे दियासलाई का काम निकालना है। गणेंद्र दादा के छोटे भाई गुणेंद्र दादा अवनींद्र नाथ के पिता की भी मुझे खूब याद है। उन्होंने भी घर को बिल्कुल भरा पूरा बना रखा था। अपने लोगों का आसरा चाहने वाले,
साथ चलने वाले और मेहमानों को उन्होंने अपनी उदारता से बांध रखा था। वह अपने दक्षिण के बरामदे में, दक्षिण के बगीचे में, तालाब के पक्के घाट पर, मछली पकड़ने के तालाब पर जीती जागती उदारता के समान विराजा करते थे। सौंदर्य बोध और कद्रदानी से भरा हुआ उनका खूबसूरत शरीर मन जैसे छलकता ही रहता था। नाटक, रंगमंच और खुशियों के तरह तरह के मौके आविष्कार करने के विचार उनमें पनपकर नए नए विकास पाने की कोशिश किया करते थे। बचपन से बंधे होने के कारण हम लोग उनके उन सब कामों में हर समय भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन उत्साह की लहरें चारों तरफ से आ आकर हमारी उमंगों पर बार बार चोट किया करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार बड़े दादा द्विजेंद्र नाथ ने कैसा तो एक अनोखा हास्य नाटक रचा था। प्रतिदिन दोपहर को गुणेंद्र दादा की बड़ी बैठक में उसका रिहर्सल चला करता था। हम लोग भीतर वाले मकान के बरामदे में खड़े खड़े खुले हुए जंगले में से उस नाटक के ठहाकों भरे अजीब गीतों का कुछ कुछ हिस्सा सुन पाते थे और साथ ही अक्षय मजूमदार महाशय का धमाकेदार नाच भी थोड़ा बहुत देख लेते थे। गाने के दो एक बोल अब भी मुझे याद हैं। ऐसे बोल न बोलो प्रियतम, ऐसे बोल न बोलो, आकर धुन में मेरे प्रियतम, कड़वा जहर न घोलो। बड़ी हंसी की बात पिया, यह बड़ी हंसी की बात, हंसी खेल में आज हमारी किश्ती होगी मात। चुप चुप दुश्मन बोल कसेंगे, हा 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 लोग हंसेंगे। इतनी बड़ी कौन सी हंसी की बात थी, यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, किसी समय समझ में आएगा, इसी उम्मीद में उस समय जैसे मेरा मन हिंडोले में झूमने लगा था। एक बहुत मामूली बात से कैसे मैंने गुणेंद्र दादा के प्यार के रुख को खास तौर से अपनी ओर कर लिया था, उसकी मुझे याद आ रही है। स्कूल में मुझे कभी भी कोई इनाम नहीं मिला। सिर्फ एक बार अच्छे चाल चलन के लिए इनाम के तौर पर छंदोमाला नामक किताब जरूर मिली थी। हम तीनों में सत्य प्रसाद ही पढ़ने लिखने में सबसे तेज था। उसे एक बार इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए स्कूल से इनाम मिला था। उस दिन स्कूल से लौटते ही गाड़ी से उतरकर मैं सीधा गुणेंद्र दादा के पास इसकी खबर देने पहुंचा। वह बगीचे में बैठे थे। मैंने दूर से ही शोर मचाते हुए घोषणा की, गुणेंद्र दादा, सत्य प्रसाद को इनाम मिला है। उन्होंने खुशी से हंसते हुए मुझे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हें इनाम नहीं मिला? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं मिला, सत्य प्रसाद को मिला है। इससे वह बहुत ही खुश हुए। खुद मुझे इनाम न मिलने पर भी मैं सत्य प्रसाद को इनाम मिलने की इतनी खुशी मना रहा था, इसे उन्होंने मेरा एक खास सद्गुण समझा और इस बात को उन्होंने मेरे सामने ही औरों को बताया। इससे मेरे लिए भी कोई गर्व की बात हो सकती है, इसका मुझे ख्याल भी नहीं था। सहसा उनसे तारीफ पाकर मैं हक्का बक्का रह गया। इस तरह मुझे इनाम बिना मिले ही इनाम मिल गया, लेकिन यह अच्छा नहीं हुआ। मेरा तो ख्याल है कि बच्चों को और कुछ भी देना अच्छा, पर इनाम देना अच्छा नहीं। बच्चे बाहर की तरफ देखें, अपनी तरफ न देखें, यही उनकी सेहत के लिए ठीक है। दोपहर को खाने पीने के बाद गुणेंद्र दादा दफ्तर जाया करते थे। दफ्तर उनके लिए क्लब जैसा था। उसमें काम के साथ मन बहलाव को लेकर बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। दफ्तर में वह एक सोफे पर आराम से बैठते थे और उस मौके पर मैं धीरे से उनकी गोद के पास जा बैठता। वह अक्सर मुझे भारत के इतिहास की कहानी सुनाया करते। क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य कायम करके अंत में अपने देश लौटकर गले में छुरा घोंपकर खुदकुशी की थी।
यह बात उनसे सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। एक तरफ तो भारत का नया इतिहास बन रहा था, लेकिन दूसरी ओर आदमी के दिल के अंधेरे में ये कैसा दर्द भरा भेद छिपा था। बाहर जब ऐसी कामयाबी हासिल हो, तब भीतर इतना खालीपन कैसे हो सकता है? मैंने इस बारे में बहुत सोचा था। किसी किसी दिन गुड़ेन दादा मेरा रंग ढंग देखकर समझ जाते कि मेरी जेब में एक कॉपी छिपी हुई है। जरा सी शह पाते ही वह कवर में से बड़ी बेशर्मी से बाहर निकल आती थी। गुड़ेन दादा बहुत सख्त आलोचक थे, यहाँ तक कि उनकी राय विज्ञापन में छापी जाती तो उससे काम निकल सकता था। फिर भी मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी किसी दिन मेरी कविता में बचपने की मात्रा इतनी ज्यादा होती कि वह ठहाका मारकर हंस देते। भारत माता के बारे में मैंने एक कविता लिखी थी। उसकी किसी एक पंक्ति के अंत में शब्द था निकट। न तो मुझमें उस शब्द को दूर करने की ताकत थी और न किसी तरह उसकी उचित तुक ही मिला पा रहा था। अतः बात की पंक्तियों के आखिर में मुझे मजबूर होकर शकट बैठा देना पड़ा। हालांकि वहां शकट आने की कतई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तुक का तकाजा ऐसा था कि उसने किसी तरकीब की एक भी न सुनी और इसीलिए बेवजह ही मुझे शकट खींच कर लाना पड़ा था। गुड़ेन दादा की जोरदार हंसी का धक्का खाकर मेरा वह शकट घोड़े के साथ जिस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आया था, उसी रास्ते से न जाने कहां गायब हो गया। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। बड़े दादा द्विजेंद्र नाथ तब दक्षिण के बरामदे में बिस्तर पर बैठे सामने की एक डेस्क पर स्वप्न प्रयाण काव्य लिख रहे थे। गुड़ेन दादा भी हमारे इस दक्षिण के बरामदे में आकर बैठा करते थे। रस भोग की खुशी में उनका डूबा रूप मेरी कविता के फलने फूलने में बासंती हवा का काम करता था। बड़े दादा लिख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, और इधर गुड़ेन दादा के होने के एहसास से बार बार बरामदा कांप कांप उठता था। बसंत में आम के बौर जैसे बेवक्त झरकर पेड़ के नीचे बिछ जाते हैं, वैसे ही स्वप्न प्रयाण के कितने बेकार समझकर फेंके गए पन्ने घर में इधर उधर फैले रहते थे। इसका कोई हिसाब नहीं। बड़े दादा की कल्पना में ऐसी जीवंत शक्ति थी कि जितने की जरूरत होती उससे कहीं ज्यादा उन्हें प्रयोग करना पड़ता। इसीलिए उन्हें बहुत सा लिखा हुआ फेंक देना पड़ता था। उन्हें यदि कोई बटोर कर रख सकता तो बंगला साहित्य की एक टोकरी ही भर जाती। तब के उस काव्य रस के भोज में हमें भी लुके छिपे कुछ न कुछ मिल जाया करता था। मतलब ये कि कम से कम हम खाली हाथ नहीं रहते थे। उसका इतना बिखराव होता कि हम जैसों के लिए प्रसाद की कमी नहीं रहती। बड़े दादा की कलम में तब छंद, भाषा और कल्पना की ऐसी जोर की बाढ़ आया करती कि नई नई बेकाबू लहरों के शोर से किनारे और आसपास गूंज उठते। स्वप्न प्रयाण का सब कुछ क्या हम लोग समझते थे? लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि फायदा पाने के लिए पूरा समझना जरूरी नहीं होता। समुद्र से रत्न पाता या नहीं मालूम नहीं, पाता भी तो उसका मोल नहीं समझ सकता, लेकिन जी भरकर लहरों का मजा जरूर लेता और उस खुशी की थपथपाहट से नव तरु में जिंदगी बह उठती। तब की बातें मैं जितना सोचता हूँ उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में महफिल नाम की जो एक चीज थी वह अब नहीं रही। पुराने जमाने में जो एक तरह की घोर सामाजिकता थी, हम लोग बचपन में जैसे उसकी डूबती झलक देख चुके हों। आपस में मिलना जुलना तब बहुत था, अतः महफिल उस समय की एक जरूरी चीज थी। तब उन लोगों का ज्यादा सम्मान था जो महफिल की शोभा होते थे। अब तो लोग सिर्फ काम के लिए आते हैं, सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, लेकिन महफिल के लिए नहीं आते। आदमी के पास अब न तो वक्त है
और न ही लगाव का वह भाव ही है। उस जमाने में घर पर कितनों का आना जाना देखा करता। हंसी और गपशप से बैठक और बरामदे गूंजते रहते थे। अपने चारों तरफ ऐसी तरह तरह की शख्सियतों का सम्मिलन कर सकना और हंसी मजाक गपशप जमा सकना, यह तो एक तरह की खास ताकत है, और वह ताकत अब न जाने कहाँ गायब हो गई। आदमी अब भी हैं, पर वे बैठकें और बरामदे सदा सूने सूने लगते हैं। तब के सारे साधन, समारोह और काम धाम सब कुछ सबके लिए था। इसीलिए उसमें जो ठाट बाट था वह चुभने वाला नहीं था। आज के बड़े आदमियों के घर की सजावट पहले से बहुत बढ़ी चढ़ी होती है, लेकिन वह बेरहम है। वह बिना परहेज के खुले दिल से और एक समान देखते हुए सबको बुलाना नहीं जानती। खुले बदन पर मैली चादर डाले मुस्कुराते हुए चेहरे अब बिना इजाजत के आकर वहां आसन नहीं जमाया करते। हम लोग आजकल जिनकी नकल करके मकान बनाते और सजाते हैं, अपने तौर तरीके के उनके भी समाज हैं और उनकी सामाजिकता भी बहुत गहरी है। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हमारा सामाजिक तौर तरीका टूट गया है और साहबी सामाजिक तौर तरीका गढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। नतीजा ये है कि हर घर खुशियों से खाली हो गया है। आजकल काम के लिए, देश हित के लिए भीड़ जुटाकर तो हम सभा करते हैं, लेकिन किसी काम के लिए नहीं, बल्कि आए हुओं के लिए जमकर बैठना, यानी महज इसलिए कि आदमी अच्छे लगते हैं, उनके इकट्ठे होने के लिए तरह तरह के मौके पैदा करना, ये बात बिल्कुल उठ गई है। आजकल काम के लिए, देश हित के लिए भीड़ जुटाकर तो हम सभा करते हैं, लेकिन आए हुओं के लिए जमकर बैठना, यानी महज इसलिए कि आदमी अच्छे लगते हैं, उनके इकट्ठे होने के लिए तरह तरह के मौकों को पैदा करना, ये बात अब बिल्कुल उठ गई है। इतनी बड़ी सामाजिक कंजूसी जैसी भद्दी बात दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। यही वजह है कि उस जमाने में जिन लोगों ने खुले दिल के ठहाकों से रोजमर्रा के तनावों को हल्का कर रखा था, आज वे और किसी देश के आदमी मालूम होते हैं। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 16वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।